So, hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. So, again, long time no see. Maybe 1 week, but finally I am free and I am back again. Don't know कि ये डायलॉग मैंने कितनी बार बोला होगा इस साल में, बट ये साल लिटरली एक अप्स एंड डाउन्स पर आ रहा है. तो खैर छोड़िए, मैं अपनी लाइफ अपडेट को साइड रखती हूँ एंड फाइनली आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट. लेट्स स्टार्ट. आई होप आप लोग स्टोरी नहीं भूले होंगे. तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर विजान की लाइफ में एक और ट्रबल जैसे क्रिएट हो चुका था. एक आ जाए शुरुआत हो चुकी थी एक नए बवंडर की, और ये बवंडर धीमे धीमे कर जैसे विजान को अपने अंदर ऐसे कम्प्लीटली इनगल्फ कर रहा था. और इसी बीच में ईबो था जो विजान की लाइफ को टफ कर रहा था या इजी विजान नहीं जानता. पर फिलहाल जब ही वो जिस स्टेट में था, विजान लिटरली हार्ट अटैक जैसा पोजीशन में महसूस कर रहा था खुद को, क्योंकि जो वो देख रहा था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अनबेरेबल था. एक अल्फा उसे छू रहा है, नहीं सिर्फ छू रहा है, जितने इंटीमेट पोजीशन में छू रहा है, हाथ से पहले उसे इस तरीके से किसी ने भी नहीं. जो है ना, नहीं, विजान का पूरा जिस्म जैसे कांपने लगा. वो फ्रोज था अपनी जगह पर. और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये बुनाई सिर्फ अपने हिप्नोटाइजेशन का इस्तेमाल कर रहा था. उसने समय को रोक दिया था. और विजान जो ऑलरेडी अपनी क्रूशल स्टेट में था, वीक स्टेट में था, वो अब हिल नहीं पा रहा था. बस उसकी आंखें लिटरली वो बस ब्लिंक कर रही थी. वो फ्रोज था, केज था उस चेयर पर कंप्लीटली ट्रैप्ड था. बट उसकी बॉडी मूवमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ तो मूवेबल था ना. फिर वो चाहे उसका दिल हो जो ऑलरेडी उसके हलक में आ चुका था, उसकी आंखें हों जो बस जैसे बाहर निकलने के लिए तैयार, या फिर उसके शरीर पर उठे हुए वो गूज बम्स, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था. बट विजान मूव नहीं कर पा रहा था. उसने कोशिश भी की लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया. एंड उस पर से इस शेमलेस अल्फा ने उठाकर जब अपनी आंखों को देखा तो विजान को लगा जैसे दुनिया थम गई थी. ईबो की आंखें नहीं थी, वो कभी आंखें थी ही नहीं विजान के लिए. वो एक जादू है, एक जाल है. जब भी वो ऐसी आंखें उठाकर विजान की तरफ देखता है तो विजान की सांसें नहीं हिल पाती. वो उखड़ जाती हैं, थम जाती हैं. विजान खो जाता है इन आँखों में, केज हो जाता है. ये आंखें उसे निकलने नहीं देती क्योंकि ये इन आँखों के अंदर वो है जो विजान कभी देखना नहीं चाहता, जो कभी जीना नहीं चाहता. कुछ ऐसा है जो वो कह रही हैं जो विजान सुनना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं. इसीलिए विजान ने अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश की, अपने पैर को फिर से पीछे खींचने की कोशिश की, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था. और वहीं दूसरी तरफ ही वो सिर्फ विजान की तरफ देखे जा रहा था एंड लिटरली वो विजान के पाँव को लिक करे जा रहा था. वो सच में एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें विजान एक पेडिस्टल पर बैठा हुआ था, एक थ्रोन पर था जो बहुत ऊंचा था. एंड उसके कदमों में, उसके पाँव में उसका अल्फा नहीं, उसका डिवोटी बैठा हुआ था जो उसे कंप्लीटली डिवोशन में देख रहा था. वो उसे प्रेज कर रहा था, वर्शिप कर रहा था. बेशक एक बहुत इंटीमेट पोजीशन थी, बहुत इंटीमेट सिचुएशन थी, एक इंटीमेट टच भी था, पर वो टच इंटीमेट नहीं लग रहा था. अगर दूर से कोई सीनरी को देखेगा तो सिर्फ यही कहेगा कि एक डिटी के कदमों में उसका डिवोटी बैठा हुआ है और वो उसे वर्शिप कर रहा है बहुत प्योरिटी के साथ, क्योंकि वो सच में एक प्योर टच ही था. और जिस तरीके से ईबो की आंखें थीं, विजान ने अपनी आंखों को और कसकर बंद कर लिया. वो कुछ महसूस नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं. उसकी मुट्ठियाँ बहुत कसकर कसी हुई थी. उसके नाखून उसकी हथेली को घायल कर रहे थे, पर विजान को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो बस इस समय इस सब चीज़ों को महसूस नहीं करना चाहता. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वहीं दूसरी तरफ ईबो ने फाइनली विजान के उस जख्म की तरफ देखा जिसके सलाइवा से ऑलमोस्ट अब भर चुका था. एंड ये देखकर ईबो के चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ पड़ी थी. लेकिन अगले ही सेकंड वो सुकून की लहर जैसे कहीं काफुर हो गई और एक कड़वा सा स्वाद जैसे ईबो के मुंह में घुल गया हो. क्योंकि विजान की आंखें जिस तरीके से बंद थी, जिस तरीके से उसके हाथों की मुट्ठियाँ लगी हुई थी, ये साफ बताने के लिए काफ़ी था कि विजान को ईबो का छूना शायद पसंद नहीं आया. पर ईबो अगले ही सेकंड उसके फेस से वो एक्सप्रेशंस चले गए. उसने गल्प किया एंड देन अपने आप को एक बार फिर से विजान की तरफ लीन किया. एंड जैसे ही विजान को महसूस हुआ कि वो उसके और करीब आ गया है, उसे तुरंत झटके से अपनी आंखों को खोल लिया. और जैसे वो अपनी आंखों से ही वो को वार्न कर रहा हो कि मेरे करीब मत आना, एक और इंच मुझे छूने की कोशिश मत करना. एंड वो ये महसूस कर चुका था. एंड उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली, विजान से आती हुई उस सेंट को जैसे उसने अपने अंदर उतारा ताकि वो खुद को या खुद के अंदर उठे हुए उस तूफान को शांत कर सके. फिर आखिरी में उसने विजान की तरफ अपनी आंखों को खोल कर देखते हुए कहा,
अभी बहुत वक्त लगेगा तुम्हें मुझे समझने में, वो भी तब जब तुम मुझे समझना चाहोगे। एक दरिया है मेरे अंदर जिसके अंदर मैं तुम्हें डुबोना चाहता हूँ, अपने अंदर छुपाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने अंदर रखना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करना चाहता हूँ, पर ये सब कुछ तब जब तुम मुझे इजाज़त दोगे, क्योंकि बिना इजाज़त के तो ये लान वांगी वो किसी की खुशबू को तक नहीं छूता। ठीक है, तो वो और ज़्यादा विजान के करीब झुक गया था और विजान जैसे बस अपनी सांसों को रोक लेता है, जैसे कि वो ईबो को अपनी सांसों तक से नहीं मिलवाना चाहता हो, और वहीं दूसरी तरफ अपनी आंखों से ये ईबो से कह रहा हो सब बकवास की बातें हैं। मुझे इस तरीके से कमज़ोर कर कर अपने जादू में कम्प्लीटली कैद कर कर तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी खुशबू तक को नहीं छूते, तो ये सब कुछ क्या है। और शायद विजान की आंखों को ईबो ने पढ़ लिया था, इसीलिए अगले ही सेकंड ईबो के चेहरे पर एक स्मिर्क आ जाता है, ईबो का वेल नोन स्मिर्क। अंदर उसने विजान की आंखों में देखते हुए कहा, पर तुम अलग हो, तुम मेरे हो, तुम्हें कुदरत ने मेरे लिए बनाया है, तो तुम्हारी खुशबू को तुम्हें छू ही सकता हो ना, क्योंकि ये खुशबू मेरी है, सिर्फ मेरी। तुम अब तक किसी को भी अपना मानते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब तुम सिर्फ मुझे अपना मानोगे। एक वक्त आएगा विजान, एक वक्त आएगा, देखना, जब तुम इस पूरी दुनिया से लड़कर मेरे पास आओगे, तुम इस पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ मुझे देखोगे। जितनी घिन महसूस करते हो ना तुम अभी मुझसे, एक पल आएगा जब तुम तरसोगे मुझे छूने के लिए, मुझे पाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं तड़प रहा हूँ। तुम तड़प हो मेरी, ऐसी तड़प जिसे मैं एक दिन हासिल करूँगा, पर उस दिन तुम्हारी आंखों की तड़प देखने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। मैं इंतज़ार करूँगा उस पल का, पर तब तक एक बात कान खोल कर अपने जहन में उतार लो कि तुम मेरे हो, लान वांग ईबो के। और जो चीज़ लान वांग ईबो की होती है ना, उसे छूने की हिम्मत खुदा भी नहीं करते। तुम्हारे सर का एक बाल से लेकर तुम्हारे जिस्म का एक एक कतरा सब मेरा है। और अगर किसी ने भी तुम्हें इस तरीके से दोबारा छुआ ना, तो सच कह रहा हूँ, कसम तुम्हारे सर की और तुम्हारी खुशबू की, जिसे मैंने छुआ है उसे जलाकर खाक कर दूंगा, खाक। ये कहते हुए ईबो की आंखों में सच में जैसे आग जल रही थी। एक पल के लिए तो जैसे विजान भी कांप गया। हाथ से पहले किसी ने उससे ऐसा सब कुछ नहीं कहा, और अपने लिए ऐसा कुछ देखना किसी की आंखों में, ये विजान कभी सोच भी नहीं सकता था। पर इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, एक पल में एक हवा का झोंका चलता है और ईबो उसकी आंखों के सामने से गायब था। और विजान कंप्लीटली ईबो के जादू से आज़ाद था। वो हिल सकता था पर वो हिला नहीं। एटलीस्ट 1 सेकंड तक विजान कंप्लीटली उस जगह पर पैरालाइज था। पर जब उसे होश आया तो बस बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, इतनी ज़ोर से कि लिटरली उस कमरे की दीवारों से जो कांच लगा हुआ था वो फूट चुका था। पूरा कमरा तहस नहस हो गया, क्योंकि विजान इस वक्त से अपने कंट्रोल में नहीं था। ईबो ने जो कुछ किया उसके अंदर, विजान के अंदर एक गुस्सा बढ़ चुका था, और उसका गुस्सा इस वक्त उसकी एनर्जी के रूप में बाहर निकल रहा था। विजान चीख रहा था, चिल्ला रहा था, चीज़ों को तहस नहस कर रहा था। एंड उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं ईबो भी सुन सकता था, जो दूर था थोड़ा सा स्कूल से। लेकिन विजान की आती हुई आवाज़ ईबो ने अपनी आंखों को कस कर बंद कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ विजान ने चीखते हुए कहा, नहीं, तुम कभी मेरे नहीं हो सकते, और नहीं मैं कभी तुम्हारा हो पाऊंगा। मैं सिर्फ जोजोआना का हूँ। जोजोआना है जो सिर्फ मेरा है, वही है मेरा अल्फा, सिर्फ वही। इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। ठीक है, तो विजान खुद को नोचने लगा। एंड उसकी आवाज़ सुनकर गेट पर खड़े हुए जो गार्ड्स थे वो भी अलर्ट हो गए। वो बस अंदर आना चाहते थे, पर विजान की एनर्जी इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा बाइंड अप थी कि वो लोग चाह कर भी अंदर नहीं आ सकते थे। और कमरा पूरी तरीके से इस वक्त तहस नहस था और विजान अपने काबू से बाहर। पर वो वहाँ ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। वो एक नज़र मुड़ कर पीछे विजान की तरफ देखता है, एंड अगले सेकंड वो बस अपनी तेज़ स्पीड का इस्तेमाल करता है और वहाँ से हवा हो जाता है। पर विजान वो इस वक्त शांत नहीं हो सकता था। रह रहकर ही उसे ईबो का वो टच महसूस हो रहा था। ईबो की आंखें, ईबो के शब्द उसके कानों में, उसके जहन में एक बात मचा रहे थे। वो हिल गया था पूरे अंदर तक, क्योंकि ईबो की आंखों में कुछ ऐसा था जो विजान नहीं चाहता, नहीं वो नहीं देखना चाहता, नहीं वो इसके लिए नहीं बना है। वो बस सिर्फ एक इंसान से प्यार करता है, कोई उससे प्यार करे ये नहीं। विजान ने कभी चाहा ही नहीं, उसने कभी ये नहीं मांगा कि कोई
उसको इस नज़र से देखे, नहीं, उसने सिर्फ एक इंसान को चाहा था, एक इंसान से उम्मीद की थी कि वो उसे उस नज़र से देखे, पर अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, फिर वो चाहे उसका मेट ही क्यों ना हो। नहीं, विजान नहीं चाहता। विजान खुद को खुरचने लगा एंड लगभग 10 मिनट वो वहीं अपने कैबिन के वॉशरूम में था। उसने दरवाज़ा बंद किया और अगले ही सेकंड पर शावर ऑन कर दिया और वो उसके नीचे खड़ा हुआ था, कंप्लीट सोललेस। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, पर कानों में वो आवाज़ अभी भी गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, जिस्म पर अभी भी ईबो की छुअन थी, खासकर उसके पाँव में। विजान ज़मीन में बैठ जाता है। उसने अपने रोप को ऊपर किया और उस पानी को कम्प्लीटली अपने उस पैर पर जाने दिया जहाँ अभी कुछ समय पहले घाव था, एक बहुत गहरा घाव। पर अब वो घाव पूरी तरीके से भर चुका है, पर एक नया घाव वहाँ उकेर गया है। शायद अब के बाद विजान अपने पाँव को उस तरीके से कभी, विजान ने अपना हाथ उस पाँव तक ले जाने की कोशिश तो की, पर अगले ही सेकंड पीछे खींच लिया और फिर बहुत ही अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ वो सिर्फ उसे देखने लगा। ये बहुत बहुत अलग चीज़ थी। विजान का दिमाग सख्त काओस में तो था, पर एक सवाल भी था कि हाउ, वाई। एक अल्फा कदमों में नहीं, ये चीज़ थी जो विजान के अंदर बार बार हुट उठ कर आ रही थी, पर विजान जैसे उसे सुनना ही नहीं चाहता था, ध्यान ही नहीं देना चाहता था, क्योंकि अभी उसके जहन में एक सवाल बहुत तेज था कि कैसे उसने इजाज़त दी, कैसे हीबो उसे छू पाया, कैसे आज विजान अपने आप को इतना कमज़ोर कर बैठा, कैसे कि उसके जो जोहाना के अलावा किसी और इंसान ने उसे छू, कैसे वो खुद को कोस रहा था। पर अगले ही सेकंड फाइनली उसने खुद को खुरचना शुरू किया, बहुत ज़ोर ज़ोर से खुरचना शुरू किया, जैसे कि वो बस अपने उस पाँव से हीबो के सारे एहसास को बाहर निकाल देना चाहता हो। जो घाव अभी कुछ समय पहले तक भर गया था, विजान फिर से एक नया घाव वहाँ खुरीद रहा था, पर विजान को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ बस खुरचता चला गया जब तक कि खून बाहर नहीं आने लगा, जब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलने लगा, जब तक कि उसे महसूस नहीं होने लगा कि अब वहाँ सिर्फ दर्द है। हीबो का कोई एहसास नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई अपनेपन का एहसास नहीं, कोई है ही नहीं वहाँ पर, कुछ भी नहीं हो सकता। कोई इंसान विजान से प्यार कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक पल के बाद वहाँ सब शांत था, पूरी तरीके से शांत। सिर्फ पानी की बूंदें सुनाई दे रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कि ईबो को सुनाई दे रही थी। वो भी इस वक्त बाथरूम में था, इसलिए नहीं कि वो विजान से आती हुई उस खुशबू को दूर करना चाहता था, इसलिए कि वो बस खुद को शांत करना चाहता था। विजान की खुशबू उसे पागल कर रही थी, उसका शरीर बेकाबू हो रहा था। उसके अंदर का अल्फा इस वक्त ही अपने ओमेगा को क्लेम करना चाहता था, पर नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी वही चीज़ नहीं सोच सकता। विजान उसका जुनून हो सकता है, पर हक उसका नहीं है उस पर। वो ये बात जानता है और यही चीज़ उसे परेशान करती है, लेकिन जो भी है ये बस खुद को शांत करने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक और तूफान उठा हुआ था एंड डेफिनेटली वो शाओवी थी, जो अभी बस अपने कार से वापस आई थी। एंड जैसे उसकी जीप वहाँ साइड में लगती है, हाउशवान तुरंत दरवाज़ा खोलता है और शाओवी बस दंदनाती हुई पैलेस के अंदर जाना शुरू कर देती है। लगभग 5 मिनट के बाद वो तुरंत ईबो के कमरे में थी। उसने बस फट करके दरवाज़ा खोला एंड इतनी तेज़ आवाज़ हुई कमरे की, अगर ईबो होता तो डेफिनेटली वो दरवाजे की तरफ देखता, पर वो इस वक्त बाथरूम में था। और शाओवी ने चिल्लाकर कहा, लान वांग ईबो, कहाँ हो, बाहर निकलो अभी के अभी, मैं जानती हूँ तुम यहीं हो। ये कहते हुए शाओवी चिल्ला रही थी एंड जैसे ही ईबो को शावर में शाओवी की आवाज़ सुनाई थी, उसने टैप ऑफ किया एंड देन बाथरूम से ही कहा, मॉम क्या आप हो। शाओवी ने चिल्लाकर कहा, लान वांग ईबो, बाहर निकलो अभी के अभी। ये कहते हुए वो तुरंत दरवाज़ा पीटने लगी। ईबो उसकी आगे जैसे चढ़ गई थी। उसे कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि ये तूफान तो ज़रूर आएगा। उस दिन उसने जो कुछ भी हेनरी से कहा था, ईबो ने बस कस कर अपनी आंखों को बंद किया एंड फाइनली उसने अपना रोप पहना, अपने टावल को अपने गले में डाला एंड दरवाज़ा खोल दिया। और सामने आग बबूला हुई शाओवी खड़ी हुई थी। ईबो शाओवी को नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ गया था, पर शाओवी ईबो को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने खींच कर ईबो का हाथ पकड़ा एंड उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या किया तुमने। ईबो ने कहा, कम ऑन मॉम प्लीज़, इस तरीके से रिएक्ट करना। वैसे पहले ईबो कुछ भी कह पाता, एक ज़ोरदार तमाचा उसके चेहरे पर उसे रिसीव होता है। एक पल के लिए तो हाउशवान जैसे अपनी जगह पर स्टंट हो गया। ये पहली बार था जब इस तरीके का व्यवहार शाओवी ने किया था। ईबो को थप्पड़ मारना ये शायद लीस्ट चीज़ थी जो हाउशवान सोच सकता था, पर वहीं दूसरी तरफ ईबो अपनी जगह पर कम्प्लीटली फ्रोज खड़ा हो गया। उसके अंदर से कुछ भी नहीं था। उसने अपनी निगाहों को उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा और कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओवी को भी थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ था कि उसने ईबो को हिट कर दिया है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में बस सिर्फ ईबो की तरफ ही देख रही थी। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, सुकून आया। शाओवी ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ ईबो को घूरने लगी। पर अगले ही सेकंड उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जो उसके गालों पर लुढ़क गए। ईबो ने जैसे ही उन आंसुओं को देखा, उसने अपने टावल को अपने गले से उतार कर साइड फेंका, एक गहरी सांस ली, अपने कदमों को आगे बढ़ाया एंड फिर बहुत प्यार से अपनी माँ की आंखों से उन आंसुओं को पोंछते हुए कहा, जब मुझे मारने का दिल नहीं है खुद के अंदर तो मारती क्यों हूँ।
फालतू में इन आंसू को बर्बाद कर दिया ना आपने। शाओवी ने तुरंत ईबो का हाथ झटका एंड देन उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्यों क्यों करते हो ऐसा तुम? हाँ क्यों करते हो? मैं तुमसे हमेशा मना किया ना कि तुम उसके पास नहीं जाओगे, उस आदमी से कुछ नहीं कहोगे, ये सब कुछ मेरा और उसका मैटर है, हम लोग अपने आप समझा। तभी उन्होंने कहा, बस करे माँ बस करे, एक उम्र गुजर गई है ये सब कुछ कहते कहते, और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, अगर वो आपको हार्म हर्ट करेंगे तो मैं। तभी शाओवी ने कहा, वो मेरा मेट है, मेरा मेट मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। ये मैंने कहा, सच में? और मैं आपका क्या हूँ माँ? ये कहते हुए वो शाओवी की तरफ देख लगा, शाओवी की ज़बान जैसे सिल जाती है, वही वो घूर रही थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, कमाल है, इस दुनिया में कोई मुझे अपना हक देता क्यों नहीं है। एक माँ है जिसे उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ उसके बच्चे को पैदा करना ही उसकी जिम्मेदारी थी, उनसे प्यार करना ही उसका हक है, इसके अलावा उनके बच्चों का उस पर कोई हक नहीं हो सकता। कोई भी उसे हर्ट करे, उसके बच्चे कुछ ना कहें, ये एक्सपेक्ट करती हैं। खैर, एक बाप है जो कोई हक देता ही नहीं है, उसके लिए तो मैं जिंदा हूँ या मरूँ या आज की आज ही मैं इस दुनिया को छोड़ कर चला जाऊँ, वो खुशी मनाएगा। एक ऐसा बाप है मेरी ज़िंदगी में। फिर एक भाई है जिसे इस पूरी दुनिया ने बांध रखा है। लानवांगी बो के हिस्से में आखिर है ही क्या? वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, वो बस चाहते हैं कि मैं उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहूं, पर लानवांगी बो ऐसा नहीं है। हर एक मेट, ये कहते कहते वो रुक गया, उस विजान की बात यहाँ नहीं कर सकता। एंड देन उसने अपनी निगाहों को जो कम्प्लीटली इमोशनलेस और खाली थी उसे शाओवी पर गड़ाते हुए कहा, आखिर मेरा हक किस पर है माँ, और किसका हक मुझ पर है? क्या कोई मुझे कभी अपनाएगा? आपने कहा कि वो आपके मेट हैं, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्या सच में ऐसा होता है? एक मेट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि वो आपका होता है? शाओवी ने कहा, हाँ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा होता है, कुदरत ने उसे हमारे लिए बनाया होता है। हिबो ने कहा, कुदरत? माँ, कुदरत और ज़मीनी हकीकत में कितना फ़र्क है। हाँ सोचकर देखिए, अगर आपकी कुदरत ही आपको ना चाहे तो फिर वो इंसान कहाँ जाएगा? हिबो की बात एक पल के लिए शाओवी को चुप करने के लिए काफ़ी थी। वो हिबो को देखने लगी, उसे समझ नहीं आया। शाओवी ने कहा, क्या मतलब? हिबो ने ऐसे हंसते हुए कहा, कोई मतलब नहीं है माँ, कोई मतलब नहीं है, मैं तो इतना ज़्यादा बदकिस्मत हूँ कि मुझे तो मेरी कुदरत भी नहीं चाहती, मुझे कोई नहीं चाहता माँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपके हस्बैंड को ऑफेंड किया, बट आप मुझे थप्पड़ मारें या मुझे जान से ही क्यों ना मार डालें, अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो मैं दोबारा वही करूँगा। और इस वक्त उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है माँ, उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब आप इसे रोक नहीं सकती, आप भी इसे रोक नहीं सकती। ये कहते हुए ईबो केयरलेसली जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया था एंड शाओवी बस स्टंट होकर ईबो की तरफ घूरने लगी। शाओवी ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? ईबो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ अपने रंबस से खेल रहा था और शाओवी बस काँप कर ईबो की तरफ देख रही थी। उसे डर लग रहा था। उसने एक निगाह उठाकर गेट पर खड़े हुए हाउशॉन की तरफ देखा, पर हाउशॉन भी कुछ नहीं कर सकता था, वो भी सिर्फ हेल्पलेसली अपनी आंट की तरफ देख रहा था। तभी अचानक से ईबो की एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ के अंदर कुछ था, कुछ शरारत सी, लेकिन उससे भी उलट एक ठंडी आवाज़। ईबो ने कहा, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको माँ कहूँ या आंट, पर आप फिर से बनने वाली हैं, एक नया मेहमान आने वाला है, तैयारी कर लीजिए उसे गोद में खिलाने की, बहुत सारे खिलौने लगेंगे क्योंकि शाही परिवार का एक और शाही मेहमान आने वाला है। ठीक है, तो वो बस दूर तलक देख कर हंसने लगा और शाओवी सिर्फ घूर कर ईबो की तरफ देखने लगी। अभी जो डर उसकी आंखों में नजर आ रहा था वो जैसे हैरानी में बदल गया, और वही दूसरी तरफ हाउशॉन भी एक पल के लिए हैरान होकर ईबो की तरफ देखने लगा, पर ईबो के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस वक्त लियन के चेहरे पर थी। वो खुश हो रही थी क्योंकि फाइनली पैलेस से न्यूज़ आ गई थी, यह कहा जाए स्क्रोल आया था, और वो किसी और का नहीं बल्कि हुलियन का था, जिस पर साफ लिखा हुआ था कि उन दोनों की एंगेजमेंट बहुत जल्दी होने वाली है। और इस बात को सुनकर ही लियन जैसे खुश हो रही थी क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी एक सेमेस्टर को पार कर चुकी है, अगर इससे ज़्यादा टाइम लगा तो चीज़ें बाहर आ जाएंगी, एंड लियन ये नहीं चाहती, इसीलिए सब कुछ जल्दबाजी में होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। एंड यही चीज़ देखकर वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की तरफ देख रही थी, पर उनके पेरेंट्स वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी थे इस विजान के साथ। एक बार फिर से घर में काय कलेश शुरू हो चुका था, एंड इस बार कोई और नहीं बल्कि जोआना था। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे तमाशे ख़त्म नहीं होते ना, ये ख़त्म करते हो और दूसरा शुरू कर देते हो। तुम सच में पता नहीं क्या सोच कर वो जोआना तुम्हें इस घर में उठा कर ले आया, पर तुम
तुम नहीं सुधर सकते। क्या करूँ मैं तुम्हारा? हाँ, तुम्हारी जान ले लो तब सही रहेगा। मेरी बच्ची की शादी होने वाली है और तब तक तुम अगर कोई तमाशा ना करो तो बहुत बहुत बड़ा एहसान होगा मेरा तुम्हारे ऊपर। पर नहीं, ये तो तुम्हारी फितरत है, तुम्हारे खून में ही है। पर इससे पहले कि आगे जोजो कुछ भी कह पाता, विजान से उसे क्रॉस करता हुआ वहाँ से चला जाता है। जोजो ने चिल्लाते हुए कहा, हे मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। एक हुए वो विजान तक आगे बढ़ने वाला था, पर लेकिन विजान ने अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट कर लिया, जिसे चाह कर भी जोजो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। एंड जिसे देखकर वो सिर्फ लिटरली विजान को शौक में देखने लगा, गुस्से में देखने लगा। एंड वही तरफ लियन ने अपने फादर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस कीजिए, आप थकते नहीं हैं। उसको कोसते कोसते वो बेशर्म हो चुका है, उसके शरीर पर कोई पानी नहीं गिरता। आप उसे कुछ भी कह लीजिए, उसे छोड़िए। खैर, अब हमें एंगेजमेंट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी होगी। एंड हाँ, मैं एक परफेक्ट गाउन चाहती हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं रॉयल फैमिली में जाने वाली हूँ। रॉयल फैमिली, मैं उन्हें उनका हायर देने वाली हूँ, उनका हायर जो आगे चलकर तख्त पर बैठेगा। ये कितनी बड़ी बात है ना? आप एक्साइटेड नहीं है मेरे लिए? ठीक है, तो उसने जोजो की तरफ देखा। एक पल में ही जोजो का मूड कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया और अब वो विजान को गाली देने की बजाय अपनी बेटी को प्रेस करने लगा। उसने लियन के गालों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, सच में तुमने मुझे बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं बहुत सारी तैयारियाँ करनी होंगी। वो शाओलिन तो ज़्यादा कुछ करेगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा, बहुत कुछ। चलो मैं तुम्हें ज्वेलरी दिखाता हूँ। ये कहते हुए वो लियन को वही अपने रूम की तरफ ले गया था और लियन सिर्फ हंस रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसका प्लान कामयाब हो गया है। और उसे क्या पता था, इस वक्त मोहरा कोई और बनने वाला है और चाल कोई और चलने वाला है। ये वो अपने शतरंज को देख रहा था, जिस पे उठाकर उसने एक वाइट पीस को ब्लैक से रिप्लेस किया। एंड देन सामने की तरफ देखते हुए कहा, इस घर में सबको ऐसा क्यों लगता है कि वही शह और मात दे सकते हैं? उन्हें यही नहीं पता कि बाजी आखिरकार किसके हाथ में है। ये कहते हुए ये फिर से खुद खेलने लगा। वहीं दूसरी तरफ विजान बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा। वो लिटरली 2 दिन तक बहुत डिस्टर्ब रहा ईबो की उन सारी हरकतों से। पर उससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब वो इस वक्त था। वो अपने कैबिन में बैठा हुआ था एंड उसके सामने लिटरली 5 से 6 विड्रॉल फॉर्म्स थे। एंड वो सारे वही फॉर्म्स थे जो हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले थे। ये विजान के बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स थे एंड जिन्हें देखकर विजान का से खून खोलने लगा। उसने अपने सामने खड़े हुए असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, एक और फॉर्म आया है। उस असिस्टेंट ने अपना सर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, बट बहुत सारे पेरेंट्स ने अपना नाम पीछे खींच लिया है अभी इस वक्त टाउन में जो बातें। विजान ने अपना हाथ वहीं टेबल पर पटकते हुए कहा, आई फकिंग डोंट केयर। ये कहते हुए विजान कर्ज कर रहा था एंड ये पहली बार था जब किसी ने विजान को इतने गुस्से में एंड इस तरीके से कर्ज करते हुए देखा, वो भी इस वक्त स्कूल में। इसलिए वो तुरंत अपना सर झुका लेता है। वो बहुत टिम्ड था, बहुत ज़्यादा इनोसेंट सा ओमेगा था। वही दूसरा विजान को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या बोल दिया। इसलिए उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आई एम सॉरी, अभी के अभी एक काम करो, पेपर और पेन लेके आओ, इंक लेके आओ जल्दी। ये कहते हुए विजान फाइनली अपने बेंच पर बैठ गया था एंड वो असिस्टेंट तुरंत दौड़ कर इंक और पेपर लाकर विजान के सामने रख देता है। विजान अपना पेन उठाता है एंड एक लेटर लिखना शुरू करता है। वो लिटरली एक नोटिस लिख रहा था। जैसे जैसे वो नोटिस कंप्लीट हुआ, विजान ने उस नोटिस को अपने सामने खड़े हुए असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, इसे अभी के अभी प्रिंट कराओ और डिस्ट्रीब्यूट करो। अल्फा स्कूल में जाना चाहिए, हमारे स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर लगना चाहिए, सारे स्टाफ मेंबर्स तक पहुंचना चाहिए और हर ओमेगा क्लास में ये लगना चाहिए। मुझे कल सब चाहिए, ग्राउंड में सबके सब। ये कहते हुए विजान की आवाज़ बहुत स्टर्न थी एंड तभी उस असिस्टेंट ने विजान की तरफ वो करते हुए कहा, श्योर सर, श्योर, मैं अभी करता हूँ। ये कहते हुए वो दौड़ता हुआ वहाँ से निकल गया था एंड विजान बस गुस्से में सुलगता हुआ वहाँ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में जैसे एक आग जल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इस वक्त पूरी दुनिया को तबाह कर देना चाहिए। उसने एक नज़र फिर से उन सारे फॉर्म्स की तरफ देखा, उन सारे ओमेगा स्टूडेंट्स की तरफ जो विजान ने अपनी आंखों को कस कर बंद कर लिया। ये नहीं हो सकता, वो एक बार फिर से उसी जगह पर नहीं जा सकता जहाँ से उसने शुरू किया था। एक बार फिर से उसका स्कूल इस तरीके से डूब नहीं सकता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ करना ही होगा। ठीक है, तो विजान ने तुरंत जल्दबाजी के अंदर वो ड्रॉअर खोला जिसके अंदर वो फाइल्स रखी हुई थी जो उस दिन वो लंच चैन के साथ डिस्कस कर रहा था, या मेरे लिए कहा जाए वो रिसर्च फाइल जो ईबो ने तैयार की थी। न चाहते हुए विजान ने उस फाइल को खोला एंड बहुत कंसंट्रेशन के साथ वो उन फाइल्स को पढ़ने लगा, एक एक पॉइंट्स को पढ़ने लगा, अपनी खुद की रिसर्च बाहर निकालने लगा। उसने बुक बाहर निकाली, काफ़ी सारे पेपर्स बाहर रखे एंड वो कुछ तैयार कर रहा था, कुछ नोट्स बना रहा था। गॉड नोज़ वो क्या कर रहा था, लेकिन बहुत लंबा समय उसे यही करते करते गुजर गया। बहुत सारे टीचर्स भी विजान से मिलने आए थे, उन्हें बताने आए थे कि आजकल माहौल क्या चल रहा है। पेरेंट्स आए हुए हैं बाहर, ये भी वो विजान से कहने आए थे एंड किस तरीके से सब लोग बस अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहते हैं। ये लगातार विजान तक कानों तक पहुँच रही थी, पर विजान जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। एटलीस्ट कल तक तो बिल्कुल भी नहीं। वो लगातार ये सब काम में लगा रहा।
स्कूल से कैरेज, कैरेज से घर और घर से कमरा। विजान अभी भी उसमें डूबा हुआ था। रात का 1 पहर हो चुका था। शियान थोड़ी सी हेजिटेट तो थी, लेकिन फिर भी उसने नॉक कर ही दिया। विजान ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे कोई नहीं चाहिए शियान, बाहर चली जाओ, वापस चली जाओ। पर इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाती, दरवाज़ा खुल गया था। एंड सामने कोई और नहीं बल्कि शियान के पीछे मार्कस खड़ा हुआ था, जो बस घूर कर विजान की तरफ देख रहा था। एंड जिसे देख कर विजान का चेहरा भी ठंडा हो जाता है। विजान ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, यहाँ क्या करने आए हो? ये कहते हुए विजान अपने काम को करने के लिए और ज़्यादा लीन हो गया था। वो मार्कस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मार्कस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विजान ने घूर कर मार्कस की तरफ देखा और फिर एक ठंडी आवाज़ में कहा, गेट पर ही खड़े रहो, तुम्हें पता नहीं है किसी ओमेगा के कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए? मार्कस ने कहा, हाँ ठीक है समझ गया, ओके। गेट पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, शियान तुम अंदर जाओ। एक तो उसने शियान की तरफ देखा, तब एक विजान ने चिल्लाते हुए कहा, शियान तुम भी गेट पर ही। पैसे पहले कुछ भी कह पाता, मार्कस ने कहा, शियान अंदर जाओ, ये इस फैमिली का हेड कह रहा है। हेड अब तो हेड की बात को कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता था। ये देखकर विजान भी सर पे दांत पीस लेता है। वहीं दूसरी तरफ शियान माफ़ी मांगते हुए कमरे में फाइनली दाखिल हो गई थी। वो उसके हाथ में ट्रे थी खाने की, जिसे उसने संभाल कर वहीं बेड पर रख दिया था। मार्कस ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें क्या न्योता देना पड़ेगा? चुपचाप से डिनर करो। ये कहते हुए मार्कस विजान की तरफ देख रहा था। एंड विजान ने भी घूरते हुए मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। मार्कस ने कहा, मैंने कभी ऐसी कोशिश भी नहीं की। तुम मेरे लिए कितने खास हो ये बात तुम भी जानते हो। एंड मार्कस की इस बात पर विजान ने ऐसे चिढ़ते हुए कहा, और तुम मेरे लिए सिर्फ बकवास हो। ये कहते हुए वो मार्कस को कम्प्लीटली इग्नोर करता हुआ अपने काम में लीन होने ही वाला था। तभी अगले ही सेकंड उसे एक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। एंड डेफिनेटली वो मार्कस की थी, पर विजान ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो इस इंसान पर ध्यान देना ही नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ शियान बहुत ज़्यादा अजीब पोजीशन में खड़ी हुई थी। वो एक नज़र विजान की तरफ देखती एंड एक नज़र मार्कस की तरफ, एंड देन अपना सर झुका लेती। पुअर लिटिल मेड, वो सच में एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में थी। खैर अगले ही सेकंड मार्कस ने उसे फिर से हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैं कभी तुम्हारे लिए खास था ही नहीं। तुम एक अजीब से ही रिश्ता निभाते हो मेरे साथ, शायद नापसंदगी का, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ माय लिटिल फॉक्स। तो कमान चलो अगर डिनर कर लो। ये तुम्हें मार्कस विजान को पैम्पर करने की कोशिश कर रहा था, पर विजान वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। वो उस पागल इंसान पर बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं चाहता। वो बस अपने काम में लीन होने लगा। एंड जब मार्कस को रियलाइज़ हुआ कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मार्कस ने फाइनली अपना लास्ट हथियार इस्तेमाल किया। उसने गहरी सांस ली, विजान की तरफ देखा एंड फिर एक धीमी आवाज़ में कहा, मेरे लिए ना सही, किसी के लिए ना सही, पर जोआना के लिए। एंड जैसे ही मार्कस ने कहा कि विजान के हाथ रुक गए, उसकी आंखें भी थम गई। मार्कस ने कहा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गया है और मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा विजान, मुझे माफ़ कर दो अब तक जो भी हो पाया। प्लीज़ खाना खा लो। एट लास्ट तुम तो अपने ऊपर जुर्म मत करो। ये कहते हुए मार्कस ने जैसे ही विजान की तरफ देखा, विजान की आंखें जैसे बंद हो गई थी। वो कुछ कहना नहीं चाहता था। मार्कस ने कहा, ये खाना यहाँ रख कर जा रहा हूँ। शियान कमान तुम बाहर आ जाओ, अब फैसला विजान को करना है। ये खाना मेरी तरफ से या किसी और की तरफ से नहीं है, जो जोआना की तरफ से है, उसके ओमेगा के लिए, उसके विजान के लिए। ये कहते हुए मार्कस मुस्कुराता है। एंड फाइनली शियान भी बाहर आ गई थी। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मार्कस ने एक गहरी सांस ली। शियान ने ऑकवर्डली अपने मास्टर के दरवाजे की तरफ देखा और मार्कस ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वो अब खाना खा लेगा। ये कहते हुए मार्कस विजल करता हुआ वहाँ से निकल गया था। एंड शियान हिकटक जैसे मार्कस की तरफ देखती है एंड देन विजान की तरफ, एंड देन वो भी एक गहरी सांस लेते हुए वहाँ से चली जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि विजान एक गहरी सांस लेते हुए लगभग आधे घंटे के बाद अपनी चेयर से उठा था। एंड वो उस खाने की तरफ देखने लगा। उसने उस ट्रे की तरफ देखा और बहुत सारी चीज़ें उसके जहन में चल रही थी। उससे बिल्कुल खाने का मन नहीं था या फिर उसके पास टाइम ही नहीं था। लेकिन मार्कस अक्सर उसका वो तार छेड़ देता है जिसके बाहर वो कुछ कर ही नहीं सकता। एंड विजान सिर्फ उस खाने की तरफ देखने लगा और फिर जोआना की उस बड़ी सी पोर्ट्रेट की तरफ, बिल्कुल वैसे जैसे कि ईबो देख रहा था उस खिड़की से विजान की तरफ। विजान को नहीं पता था कि वो यहाँ कब से है और खुद ईबो को भी नहीं पता था कि वो यहाँ कब से है, लेकिन वो बहुत देर से विजान की तरफ देख रहा था। एंड वो देख सकता था कि विजान कितना ज़्यादा लीन है। वो सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी है। उसने ना तो अपने खाने का ध्यान दिया है ना ही अपने पीने का। और ईबो वजह से विजान तक जाने ही वाला था कि तभी अचानक से मार्कस यहाँ आ गया। एंड ईबो की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। वो मार्कस को पसंद नहीं करता। जोआना के बाद अगर वो किसी से नफरत करता है तो वो यही इंसान है जो बस आगे पीछे घूमता रहता है। पर खैर विजान के इस कमरे में होते हुए और खुद ईबो के इस कमरे में होते हुए उसे मार्कस को बर्दाश्त करना ही था। लेकिन ईबो को ये सुनकर या देखकर अच्छा लगा था कि मार्कस विजान के कमरे में नहीं आया। तो इकलौता वही शख्स है जो सिर्फ विजान के कमरे में आने की हिम्मत, इजाज़त और हक रखता है। ईबो इसी बात में खुश था। पर अगले ही सेकंड मार्कस ने जो भी कहा उसने ईबो की सारी खुशी को जैसे कहीं काफुर कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कि अभी थी। ईबो के चेहरे पर एक बार फिर से नापसंदगी के एक्सप्रेशंस थे, पर एक सुकून भी था कि विजान फाइनली खाना खा रहा था।
ये वो बहुत देर तक विजान को ऐसे ही देखता रहता है और विजान अपना खाना खाने के बाद एक बार फिर से अपने काम में लीन हो जाता है। वही विंडो के किनारे बैठा हुआ था। मूनलाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसके वो लंबे काले घने बाल उड़ रहे थे और ईबो को देखकर ही बहुत सुकून मिल रहा था। विजान के पूरे कमरे में उसका सेंट था और कहीं ना कहीं ईबो चाहता था कि वो सेंट के अंदर अपने आप को छिपा ले। उसने बस अपनी आंखों को बंद कर लिया और वो उसे महसूस करने लगा और वहीं दूसरा विजान अपने आप को कम्प्लीटली उस काम में डिमोने लगा। धीरे धीरे कर वक्त गुजर गया एंड कब सुबह हो गई इस बारे में विजान को ही नहीं पता चला। एक पल के लिए उसकी आंख लग गई थी एंड जैसे उसने अपनी आंख खोली उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर कुछ 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 चादर जैसा। विजान ने अपने कंधों पर उस शॉल को देखा। ये शॉल कब आई उसके पास? शायद शियान लेकर आई होगी। यही सोचकर विजान उस शॉल को बस बेड पर रख देता है एंड अपना टॉवल लेकर वो नहाने चला गया था, क्योंकि अभी उसे जल्द से जल्द सब कुछ काम करने होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। पर विजान को क्या पता था जो शॉल के बारे में वो सोच रहा है कि उसे शियान ने पहनाई थी, वो बल्कि शियान ने नहीं बल्कि ईबो ने डाली थी। जब ईबो को महसूस हुआ था कि विजान सो चुका है एंड उसके बाद वो बहुत देर तक विजान को ताकता रहा था। खैर, इस सब बातों से उलट फाइनली विजान अपने कैरेज में आकर बैठ गया था और उसने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया। या तक कि वो इंतज़ार भी नहीं करना चाहता था ब्रेकफास्ट का। वो बस जल्द से जल्द अपने कैरेज में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया था। आज बहुत ज़रूरी दिन है, बहुत ज़रूरी। एंड विजान बहुत ज़्यादा नर्वस भी है, पर उसके अंदर का जो गुस्सा है इस वक्त वो उसे कुछ सोचने ही नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं सोचने दे रहा। उसने सारी तैयारियाँ कर ली थी, फाइल्स उसके हाथ में थी एंड अब वो ऑफिस में था। उसने अपने सामने खड़े हुए असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, तुमने सब कुछ कर दिया है? उस असिस्टेंट ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, जी सर, मैंने सब कुछ कर दिया है, सबके पास नोटिस पहुंच चुका है, सब तय टाइम पर ग्राउंड में होंगे। विजान ने कहा, ठीक है ठीक है। टीचर्स को उस पर्सन ने कहा, सर टीचर्स आई मीन मैम आपसे मिलना है। ये कहते हुए उसने सामने की तरफ इशारा किया एंड विजान ने सामने देखा तो सामने कुछ सीनियर टीचर्स खड़े हुए थे। विजान ने सबको अंदर की तरफ बुलाया। सब लोग विजान को बो कर वहाँ साइड में खड़े हो गए थे। विजान ने एक गहरी सांस ली एंड देन अपने हाथ में रखी हुई उस फाइल को सारे टीचर्स के सामने रखते हुए कहा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहता हूँ आप सब इससे पढ़ें, प्लीज़ यहाँ बैठिए। ये कहते हुए विजान भी बैठ गया एंड वो टीचर्स भी बैठ गई एंड जैसे उन टीचर्स ने फाइल खोलकर उन्हें पढ़ा, एक पल के लिए शॉक हो गई। उन टीचर्स ने उस फाइल को बंद करते हुए कहा, सर। ये कहते हुए वो साफ अपनी डिसअपॉइंटमेंट जता रही थी। विजान ने कहा, किसी कंक्लूजन पर पहुँचने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं जानता हूँ ये चीज़ें तुम्हें वल्गर लग सकती हैं, अजीब लग सकती हैं, तुम लोग इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होंगे, बट ये आज की डिमांड है। तुम जानते हो ना कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ क्या चल रहा है। तभी उस टीचर ने एक विजान को रोकते हुए कहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ करने से बच्चों का भविष्य सीरियसली? आई एम सॉरी मास्टर, पर ये सब कुछ सिर्फ बच्चों को बिगाड़ेगा। ये सब कुछ बेकार है, obscene है। आप इस तरीके से कैसे बातें कर सकते हैं? ये वल्गर है। ये कहते हुए वो टीचर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नजर आ रही थी विजान से एंड कहीं ना कहीं विजान ने भी एक्सपेक्ट किया था एंड कहीं ना कहीं अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसे ईबो को कैसा महसूस हुआ होगा। एंड जैसे ही विजान को रियलाइज़ हुआ कि वो किस शेमलेस अल्फा के बारे में सोच रहा है, उसने अपने सारे थॉट्स को साइड किया एंड देन अपने सामने खड़ी हुई उस ओमेगा टीचर की तरफ देखते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा होगा, पर ये वल्गर नहीं है, इसे वापस से वल्गर कहने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए विजान की आवाज़ के अंदर एक थ्रेट था एंड ये सुनकर वो टीचर भी थोड़ा सा शॉक हो गई, लेकिन वो भी जैसे विजान की तरफ घूर कर देखने लगी। डेफिनेटली वो एक सीनियर टीचर थी, वो कोई नॉर्मल टीचर नहीं थी एंड जितने भी टीचर्स वहाँ पर खड़े हुए थे वो सब सीनियर ही थे, पर उनमें सबसे ज़्यादा सीनियर यही टीचर थी। बाकी सब लोग शांत हो गए एंड वो दोनों बस सिर्फ आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विजान ने कहा, तो सीरियसली आपको ऐसा लगता है ये वल्गैरिटी है? उस टीचर ने कहा, कम्प्लीटली 101%, और मैं ये सब कुछ अलाउ नहीं करूँगी अगर आपने मेरे सच में ओपिनियन को जानने के लिए यहाँ बुलाया है। ये कहते उस टीचर ने फाइल बंद कर दी थी, पर इससे पहले कि वो फाइल को आगे विजान तक सरका पाती, विजान ने उस फाइल पर अपना हाथ रखा एंड देन उस फाइल को एक बार फिर से उस टीचर की तरफ सरकाते हुए कहा, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी शरीर की बनावट एक वल्गैरिटी है? विजान की बात सुनकर सब लोग जैसे चुप हो गए एंड विजान की तरफ देखने लगे। उस टीचर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या आप बोल रहे हैं? तो इससे वो आगे कुछ भी कह पाती। विजान ने कहा, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे पैदा करना वल्गैरिटी है? हाँ, आपको ऐसा लगता है कि जो अल्फा हमारे साथ करते हैं वो सब कुछ कम्प्लीटली जस्टिफाइबल है और हम इसी के लिए बने हुए हैं, बच्चे पैदा करने के लिए, उन्हें पालने के लिए, घर पर उनका बेड वार्म करने के लिए, और अल्फा जो कुछ भी हमारे साथ करना चाहते हैं वो सब कुछ करने के लिए हम सब इसीलिए बने हुए हैं ना। ओमेगा सिर्फ यही तो कर सकता है, एक साबुन की तरह है वो, जिससे सिर्फ अल्फा अपने हाथ घिसते हैं, धोते हैं, खुशबू महसूस करते हैं और उसके बाद एक बार जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो जिस तरीके से हम लोग अपने
बाथरूम के अंदर उस साबुन को छोड़कर चले जाते हैं, वो भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। हम इसी लायक तो हैं। विजान कैसे अजीब से एग्जाम्पल्स को सुनकर सब लोग थोड़े से शॉक हो गए थे। तो सिर्फ विजान की तरफ देख लगे। विजान ने कहा, क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? जब हम खुद इस तरीके से अपने बारे में सोचते हैं तो हम किसी और से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और सही कहा आपने, ये वल्गैरिटी ही तो है। ये सब कुछ मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ कि अपने स्टैंड के लिए खड़े हुए हो। और उस अल्फा को मैं जब ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो समझें कि हम लोग सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बने हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि हाथ से पहले जब ये प्रपोजल रखा गया था मास्टर लैन के द्वारा तो ये चीज़ें मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी थी। पर जब मैंने उनकी रिपोर्ट को पूरी तरीके से पढ़ा और उनके मोटिव के पीछे को समझा तो मुझे समझ में आया कि वो गलत नहीं कह रहे थे। हमारी सोसाइटी को सच में इस वक्त अवेक करने की ज़रूरत है और ये शुरुआत बच्चों से ही होनी चाहिए। उनके जहन में ये बात घुसी होनी चाहिए कि ओमेगा और अल्फा सब एक हैं। एक नज़र से देखना उन्हें बहुत ज़रूरी है, वरना यही होगा जो आज शाओमी के साथ हो रहा है। उसके पेरेंट्स उसे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। उस बच्चे की शादी की जा रही है। क्या आपको सच में लगता है कि उस शादी के बाद वो एक पल के लिए भी सर्वाइव कर पाए? कि वो एक ह्यूमन है और जिससे उसकी शादी हो रही है वो एक सुपर नेचुरल क्रीचर है। और ऐसे लोगों का अंजाम क्या होता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इस टीचर ने एक विजान की तरफ देखते हुए कहा, आप जो भी कह रहे हैं मैं उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। वो आपका फैसला है, क्योंकि मैं पहले ही देख चुकी हूँ कि आप अपना मन बना चुके हैं। पर बस ये जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ कर क्या आप उनके पेरेंट्स के दिमाग को बदल पाएंगे? क्या शाओमी के पेरेंट्स इस सब चीज़ों से रोक पाएंगे उसे? क्या उसकी शादी नहीं? तभी क्या एक विजान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सोच एक दिन की नहीं है, ये सालों पुरानी सोच है और इसे मैं अकेला नहीं बदल सकता। पर शुरुआत कहीं से तो करनी होगी, किसी को तो करनी होगी। और जो शुरुआत करेगा वो शायद समाज को बदल पाएगा। इसीलिए मैं आप सब लोगों की हेल्प मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तभी एक टीचर ने अपने दांत थोड़ा हल्के से पीसते हुए विजान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ आपने तो अकेला बहुत कुछ कर लिया। आजकल पूरे टाउन में आपकी ही तो चर्चा हो रही है सर। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते? डेफिनेटली उस टीचर की आवाज़ के अंदर एक सरकाज़म था, एक टॉन्ट था। एंड ये चीज़ विजान भी जैसे भाप किया था, पर उसने जैसे उस टीचर पर बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने मुस्कुरा कर कहा, सही कहा, अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। देखो आज मुझ अकेले के काम करने से पूरे टाउन में मेरी बातें हो रही हैं। अगर आप सब लोग भी। तभी उस टीचर ने कहा, प्लीज़ सर हमें इन सब चीज़ों में मत धकेलिए, ये सब कुछ चीज़ें बेकार हैं। जैसे ही उस टीचर ने कहा, विजान ने हंसते हुए कहा, सही कहा, तुम जैसे ओमेगा डिजर्व ही करते हैं खुद को इस तरीके से इस्तेमाल करवाना। हम लोग शायद रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं हैं। पर ठीक है, अगर मेरा स्टाफ मुझे सपोर्ट नहीं करता मैं फिर भी आवाज़ उठाऊंगा उन सब बच्चों के लिए जिसे मैं अपना समझता हूँ। वो सब मेरे बच्चे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे किसी भी बच्चे के ऊपर कोई अपनी निगाह को नीचा कर ना देखे। पुरानी जनरेशन को मैं नहीं बदल सकता, पर नई जनरेशन एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखेगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और जिस चीज़ का हक ओमेगा का है वो मैं उन्हें दिलाकर रहूँगा, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं आप लोगों के साथ कोऑपरेशन चाहता था, आप लोगों को पहले बताना चाहता था, पर खैर मुझे लगता है ये सब कुछ वेस्ट था। शायद मुझे सबके सामने ही ये सब कुछ करना चाहिए था। तो अब हम लोग ग्राउंड में मिलेंगे। ये कहते विजान ने फाइनली फाइन सबके हाथों से खींच ली थी। एंड इससे पहले कि कोई भी कुछ भी कह पाता, विजान उन फाइलों को लेकर ऑफिस स्टाफ रूम से बाहर निकल गया था। एंड उसके पीछे वो सब लोग बस खड़े रह जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि अभी इस वक्त सब लोग खड़े हुए थे। एंड ये वो शिचान के कान में जैसे बड़बड़ा रहा था। इवन ऐसे हल्के शिचान की तरफ देखा एंड विजान की तरफ देखते हुए कहा, भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ बम फूटने वाला है? जैसे ही इबो ने कहा, एक शिचन ने इबो को थोड़ा सा एल्बो करते हुए कहा, चुपचाप यहाँ खड़े रहो, तुम देख सकते हो ना माहौल कितना टेंस है। इबो ने कहा, अरे आप जानते हैं मुझे टेंस माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से विजान मास्टर शाओ ये क्या करना चाहते हैं? इन्होंने मुझे कोई नोटिस क्यों नहीं दिया? क्या ये भूल गए हैं कि मैं प्रिंसिपल हूँ? मैं कितनी बार और बताऊँ भाई, ये समझते ही नहीं है, सारी चीज़ें अपने आप ही बनाते रहते हैं, अकेले डील करते रहते हैं। इन्हें तो इबो बड़बड़ा जा रहा था और शिचन इबो की आधी बातों को सुन रहा था और आधी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसका ध्यान कम्प्लीटली इस वक्त विजान के ऊपर था, जो इस वक्त काफ़ी टेंस सा लग रहा था, या फिर कहा जाए कुछ स्ट्रेस्ड आउट जैसा लग रहा था। शिचन पूछना तो चाहता था पर टाइम ही नहीं मिला। ये सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ एंड जिस तरीके से नोटिस पहुंचा था अल्फा स्कूल में एंड स्पेशल शिचन के पास, शिचन समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। शायद ये बात उसी से रिलेटेड है जो इबो ने शुरू की है। क्या विजान ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है? कॉन्फ्रेंस होने वाली है क्या? शिचन ने एक नज़र पूरे ग्राउंड की तरफ दौड़ाया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। लिटरली आज पहली बार ऐसा था कि ओमेगा स्कूल में सब लोग एक साथ खड़े हुए थे एंड ये अपने आप में काफ़ी शॉकिंग था। एंड बिल्कुल वैसे जैसे कि ओमेगा स्टूडेंट के लिए शॉकिंग नज़र आ रहा था। एक पार्टीशन बनाया गया था जहाँ पर एक साइड अल्फा स्कूल के सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे एंड वहीं दूसरे साइड ओमेगा स्कूल के सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, पर उनके बीच में कुछ बीटा सोल्जर्स को खड़ा किया गया था ताकि ओमेगा स्टूडेंट्स के सारी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। एंड विजान ने काफ़ी सिक्योरिटी का ध्यान रखा भी था। शिचन से कुछ स्पेशल पर्सन्स को भी हायर करने के लिए कहा था एंड शिचन ने अपनी सिक्योरिटी दी थी एंड उसने अश्योर भी किया था कि कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगी। शिचन की सुपरविजन में सब कुछ हो रहा था, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ मार्कस भी इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान
रख रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विजान के साथ कुछ भी गड़बड़ हो। जैसे पहली हुई थी वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। हनीबो वो तो था ही, उसकी बस कॉन्क जैसी आंखें इस वक्त विजान पर ही गड़ी हुई थी। दुनिया जाए भाड़ में, हिबो की निगाहें तो सिर्फ विजान पर ही होंगी एंड विजान की निगाहें इस वक्त सब पर थी। वो माइक पर था एंड उसने एक धीमी आवाज़ में कहा, ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर्स। ये कहते हुए विजान ने अपने उस केप में से ही सबकी तरफ देखा। हाँ, डेफिनेटली विजान ने अपने पूरे आप को कवर कर रखा था। उसने हैट लगा रखी थी जिसके आगे एक केप था जिस पर एक ट्रांसलूसेंट कपड़ा डाला हुआ था, जिससे विजान तो बाहर का सब कुछ देख सकता था पर बाहर वाले ज़्यादा विजान का चेहरा साफ नहीं देख सकते थे। खैर, विजान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी इतने शॉर्ट नोटिस पर सबको बुलाने के लिए, पर एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो मुझे आप सबके साथ करनी थी। आप सब लोगों के हाथ में भी एक फ़ाइल है जिसे आप लोग कुछ देर बाद खोलिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आज की ये ज़रूरत है। ये कहते हुए विजान की निगाहें एक पल के लिए ईबो से टकराई थी। जैसे ही ईबो की निगाहें विजान से टकराई, विजान जैसे बस टिटर गया, लेकिन अगले सेकंड उसने ईबो से अपनी निगाहों को हटा लिया। वहीं दूसरी तरफ ईबो के चेहरे पर एक स्मिक आ जाता है। वो और ज़्यादा इंटेंसली विजान की तरफ घूरने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं ईबो को समझ आ गया था कि विजान क्या करने वाला है एंड उसके चेहरे पर एक प्राउड लुक था अपने ओमेगा के लिए, क्योंकि आज ओमेगा उसे एक अलग ही नज़र में नज़र आ रहा था। डेफिनेटली विजान एक अलग ही फाइस्टी ओमेगा की तरह लग रहा था आज। लेकिन अगले सेकंड विजान की आवाज़ सुनाई देती है। तो आज हम बात करने वाले हैं। ये कहते हुए विजान ने एक नज़र पूरे ग्राउंड की तरफ दौड़ाई क्योंकि उसे पता था आगे वो जो भी कहने वाला है वो इस पूरे ग्राउंड में एक हलचल मचाएगा। लेकिन फिर भी विजान ने एक गहरी सांस ली एंड फिर कहा कॉन्फिडेंटली, ओमेगा एनाटॉमी के बारे में। एंड ये कहते के साथ ही उसने सामने रखे हुए उस बड़े से चार्ट पर से वो पर्दा हटा दिया था। एंड जैसे ही वो पर्दा हटा, सामने का चार्ट रिवील हुआ, सबकी आंखें जैसे ऑलमोस्ट उनके आई शेल में से बाहर ही आने वाली थी क्योंकि सामने कुछ और नहीं बल्कि 2 ह्यूमन फिगर थे। एंड वो ह्यूमन फिगर किसी और के नहीं बल्कि अल्फा और ओमेगा के थे। एंड जिस पोजीशन में वो थे, सबकी आंखें जैसे कम्प्लीटली बंद हो गई। ओमेगा तो खासकर कुछ ज़्यादा ही अजीब से बेचैनी महसूस करने लगे। सबने अपनी आंखों जैसे इधर उधर कर लिया, लेकिन विजान वो कॉन्फिडेंटली वहाँ खड़ा हुआ था। विजान ने कहा, मैं जानता हूँ इस वक्त सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये चीज़ें यहाँ क्या कर रही हैं, पर इन चीज़ों का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब लोगों को पता लगना चाहिए कि ओमेगा और अल्फा आखिर दोनों किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। ये कहना था। अगले सेकंड विजान ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। काफ़ी सारी आवाज़ें उठने लगी। बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स विजान पर उंगलियां उठाने लगे, सवाल पूछने लगे, पर विजान सबको नज़रअंदाज कर रहा था। वो सबकी कड़वी बातों को सुन रहा था। बहुत सारे ओमेगा टीचर्स भी विजान का अपोज कर रहे थे, पर विजान ने से अपनी कंप्लीटली चुप्पी को धर लिया था। लगभग 5 मिनट के बाद सब जगह बोलकर चुप हो गए तो विजान ने अपने माइक में फिर से कहा, बोल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आज जो यहाँ मैं करने आया हूँ वो तो मैं कर कर ही रहूँगा और मेरा टारगेट है ये बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं और इन्हें मुझे कुछ सिखाना है ताकि आगे से ये दोनों जब एक जगह पर खड़े हों तो कोई भी एक ओमेगा को नीची नज़रों से ना देखे। ये अल्फ़ा हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि एक पेडिस्टल पर बैठे, नहीं, एक ओमेगा के साथ चलना ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ओमेगा भी कंधे से कंधा मिलाकर चले, ये उसका हक है। जैसे ही विजान ने अपनी घुटती हुई आवाज़ में सब कुछ कहा, एक पल के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ पर छा गया था। ये विजान का पिन ड्रॉप साइलेंस था या ईबो का कंप्लीटली सबको हिप्नोटाइज कर देना, विजान को नहीं पता, पर साइलेंस छा चुका था। एंड अगले सेकंड विजान ने बोलना शुरू किया एंड ईबो का मैजिक धीरे धीरे कर उस पूरी जगह पर पसरने लगा। सब लोग सिर्फ सुन सकते थे, अपने आप को मूव नहीं कर सकते थे। ईबो ने सबको कंप्लीटली एक जाल में फंसा लिया था और चीज़ चैन महसूस कर सकता था। उसने घूर कर ईबो की तरफ देखा भी, लेकिन ईबो का ध्यान किसी पर नहीं था। वो बस चाहता था कि कोई कायोस ना मचे। जो भी विजान डिस्कस करना चाहता है सब लोग चुपचाप से सुने बिना कुछ कहे हुए। वहीं दूसरी तरफ सारे एल्डर्स इस वक्त आग बबूला हो रहे थे। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, अपनी चेयर से उठना चाहते थे, पर वो चाह कर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे थे। एंड ये चीज़ उन्हें शॉक कर रही थी। वो देखना चाहते थे, जानना चाहते कि अगर हो क्या रहा है, पर किसी को कुछ समझ आए तब ना। बस ना चाहते हुए भी विजान की आवाज़ सबके कानों में जा रही थी। एंड जैसे जैसे विजान डिस्कस कर रहा था, लिटरली सबकी आंखें चौंकती जा रही थी। किसी ने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं सुना, वो भी ओमेगा के मुंह से। ये ओमेगा कितना शेमलेस हो गया है। पर इससे पहले कि विजान ही अकेला एक क्रेडिट लेता शेमलेसनेस का, उसके साइड में उसका एक पार्टनर आ गया था। एंड डेफिनेटली कोई और नहीं बल्कि ईबो था, जिसके चेहरे पर यह बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने हल्के से विजान की तरफ देखा, उसके कानों में विस्पर करते हुए कहा, तो फाइनली तुम मेरी बात मान ही गए, वैसे तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो। जैसे ही ईबो ने कहा कि विजान ने घूर कर ईबो की तरफ देखा, पर ईबो ने कहा, हे नो ऑफेंस, मैं बहुत अच्छे में कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा, खैर मैं भी तुम्हारा ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो
क्या मैं भी डिस्कस करूँ? ये तो वो हल्के से मुस्कुराता है, पर इससे पहले कि विजान कुछ भी कह पाता, वो ऑलरेडी माइक पर जा चुका था। एंड इसके बाद आगे की जिम्मेदारी को ईबो ने संभाला, जैसे कि सारे अल्फाज को उनके एनाटॉमी के बारे में समझाने के बारे में, उनकी रट के बारे में समझाने के बारे में, एंड ओमेगास के बारे में भी उसने बहुत रिसर्च की थी। एंड बहुत सभ्य शब्दों में ईबो ने उन सब चीज़ों को समझाया था, क्योंकि शिचेन ने ईबो को ये बताया था कि चीज़ों को किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं ना, गाली को भी अगर एक मखमल के लिबास में ओढ़ कर किसी के सामने रखा जाए या कहा जाए तो गाली भी गाली नहीं लगती है। एंड आज इस वक्त शायद विजान एंड ईबो दोनों मिलकर यही काम कर रहे थे। वो वल्गर से वल्गर बातों को भी इतने ज़्यादा ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर रहे थे सिंक में कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑब्सीन नहीं लग रही थी सुनने में। खैर, वल्गर तो लग रही थी, पर ये विजान और ईबो के लिए नहीं थी, ये उन सब ओल्ड हेड्स के लिए थी जिन्हें ये चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा बेकार लग रही थी। और उनका बस चलता तो इस वक्त वो विजान को एक थप्पड़ लगा देते या फिर ईबो के साथ वो बहुत कुछ कर देते अगर वो रॉयल प्रिंस ना होता। पर इस वक्त ईबो का जादू ऐसा था कि कोई अपनी जगह से हिल तक नहीं सकता था, तो इसीलिए सबको ना चाहते हुए भी सारी बातें सुननी पड़ रही थी। सबका चेहरा लाल हो रखा था, आंखें लाल हो रखी थी, कान लाल हो रखे थे, सब लोग नज़र चुरा रहे थे एक दूसरे से, पर इसके अलावा और कर भी कह सकते थे। तभी विजान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हाथ से पहले हम ओमेगास से कभी पूछा नहीं जाता था कि क्या हम ये सब कुछ चाहते हैं या नहीं, पर मैं अपने आगे वाली जनरेशन को ये बताना चाहता हूँ कि हमसे भी पूछना बहुत ज़रूरी होता है। एक अल्फा हमारे ऊपर राज करने के लिए नहीं बना होता, उसे भी इजाज़त लेनी होती है और लेनी चाहिए। तभी पुनेगा एक विजान को क्रॉस करते हुए कहा, करेक्ट, मैं अपने कलीग से कम्प्लीटली सेटिस्फाई और बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ। हर ओमेगा हर अल्फा के लिए एक क्राउन की तरह है, वो कोई पैर की जूती नहीं है, तो पैरों की जूती समझने की कभी भूल नहीं करनी चाहिए हम अल्फाओं को। एक ओमेगा एक डेलिकेट फ्लावर की तरह है, पर जितनी ज़्यादा वो फ्लावर है उतना ही ज़्यादा फायर भी है, जलाकर कब तुम्हें खाक कर देगा तुम्हें पता भी नहीं लग पाएगा। बहुत सारे अल्फास ये सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं और एक मैं भी हूँ उनमें से। ये कहते हुए ईबो ने हल्का सा विंक किया एंड विजान ने अपनी आइज़ को रोल किया। तभी ईबो ने कहा, पर हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है रिस्पेक्ट, परमिशन, उनकी इच्छा, क्योंकि कोई भी रिश्ता बराबरी का तभी होता है जब हिस्सेदारी दोनों तरफ से हो। अगर एक ओमेगा ये सब कुछ नहीं चाहता तो हम अल्फा का कोई हक नहीं बनता कि हम अपने पार्टनर के ऊपर इस तरीके से हक जताएं, उन्हें फोर्स करें। किसी भी तरीके से एक अल्फा को कभी भी किसी ओमेगा को फोर्स नहीं करना चाहिए। और आज के बाद ये मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा कि मेरे स्कूल का एक भी स्टूडेंट एटलीस्ट ऐसा ना करे। ये कहते हुए ईबो ने पूरे ग्राउंड की तरफ देखा, जहाँ पर सब लोग सिर्फ एक टक ईबो की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एक अल्फा क्यों परमिशन लेगा? वाई? उनका ये हक है, ये उनका नेचर है, वो डोमिनेंट होते हैं, इसीलिए तो उन्हें डोमिनेंट कहा जाता है कि उन्हें किसी के हक की ज़रूरत नहीं होती, किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। पर ये अल्फा ये क्या बोल रहा है? ये अल्फा है भी या फिर ये सारी चीज़ें बस वहाँ बैठे हुए जितने भी अल्फाज थे सब एरोगेंटली ईबो से पूछना चाहते थे, पर खैर कोई कुछ कह नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने मुस्कुरा कर विजान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना मेरा ओमेगा? पर विजान ने कम्प्लीटली ईबो को इग्नोर किया। इसके बाद विजान ने और भी बहुत सारी बातें कहीं, जैसे कि प्रेगनेंसी को लेकर और भी बहुत सारी हेल्थ एड्स को लेकर, एंड ये चीज़ बताते हुए कि कितने सारे ओमेगास अपनी जान खो देते हैं बच्चों को जन्म देते वक्त, डिलीवरी करते वक्त, एंड ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ऑब्सीन है, कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। एंड इन चीज़ों को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है अगर थोड़ी सी मेडिकल नॉलेज हो। इसीलिए ये सारी बेसिक नॉलेज यहाँ पर बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम या फिर फिजिकल होते वक्त किस तरीके से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अल्फाज को कम्प्लीटली अपना कंट्रोल लूज़ नहीं कर देना चाहिए, एंड ओमेगास को भी अपनी हीट पर किस तरीके से काम करना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी बातें हो रही थी, एंड ये बातें सच में इतिहास में शायद पहली बार किसी ने इस तरीके से कही थी, तो इसी चीज़ से रिकॉर्ड की जा रही थी। जैसे कि पीछे प्रेस भी बैठी हुई थी। प्रेस यहाँ कैसे आई, ये सवाल ज़रूर लोगों के दिमाग में आया होगा, पर ये खुद विजान ने यहाँ बुलाई थी। एंड कल डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स के अंदर ये सब कुछ छपने वाला था, एंड ये चीज़ कितनी ज़्यादा तबाही और तूफान लेकर आने वाले थे इसके बारे में तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और यही सोच कर विजान ने इन सबको यहाँ बुलाया था, क्योंकि वो जानता था ऐसे ना वैसे कैसे भी कर ये खबरें अखबार तक तो पहुँच ही जानी थी, और कोई उल्टी सीधी चीज़ें छापे इससे बेहतर है कि चीज़ों को कम्प्लीटली ठीक तरीके से छापा जाए, यहाँ से ही न्यूज़ ली जाए। इसीलिए विजान ने इन सबको यहाँ बुलाया था, एंड ये चीज़ शिचेन को मुझे थोड़ा सा हंसने पर मजबूर कर रही थी। ये दोनों सच में इस भविष्य को बदल कर रहेंगे, क्योंकि शिचेन को होप नज़र आ रही थी, जो कोई नहीं कर पाया वो ये दोनों ज़रूर कर दिखा पाएंगे। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं मार्कस भी देख सकता था, जिस तरीके से विजान खुल रहा था, बोल रहा था, बातें कर रहा था, एंड ईबो के साथ जिस तरीके से वो ट्यून अप कर रहा था, ये चीज़ मार्कस को एक अलग ही पिक्चर दे रही थी। वो एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता था, पर उसके जहन में कुछ चल रहा था। शिचेन ने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा,
आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी सीनियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप विज़ान को सपोर्ट, तभी एक मार्कस ने कहा, मैं विज़ान को हमेशा सपोर्ट करता था और हमेशा करता रहूँगा। एक बार नहीं किया था और उसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। ये गलती दोबारा नहीं होगी तुम्हारे सीनियर से, तो तुम चिंता मत करो शिजान। पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हो। ये कहते हुए मार्कस ने शिजान की तरफ दिखाया। एक पल को शिजान मार्कस की आंखों में डूबता है, लेकिन अगले सेकंड शिजान ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स मुझे तो सपोर्ट करना ही है, मेरा भाई भी तो वहाँ है। इस बात पर मार्कस जैसे हंस जाता है। उसने हंसते हुए कहा, तो ये सब कुछ सिर्फ भाई के लिए हो रहा है? शिजान ने कहा, ऑफ कोर्स नॉट। भविष्य को बदलने की कल्पना मैं भी रखना चाहता हूँ, पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन ईबो ऐसा नहीं है, और विज़ान वो तो कभी ऐसा था ही नहीं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली हमारे यंगस्टर्स ठीक हाथों में हैं। मार्कस ने कहा, ठीक हाथों में तो है, लेकिन ये मत भूलो कि यंगस्टर्स से पहले कुछ ओल्डस्टर्स भी आते हैं, एंड जिनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तबाही आने वाली है। शिजान ने कहा, हाँ आने तो वाली है, लेकिन कुछ जुगाड़ मैंने कर रखी है, कुछ इंतज़ाम मैंने कर रखे हैं। मार्कस ने कहा, हाँ ऐसा क्या? फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि कुछ इंतज़ाम तो मैंने भी कर रखे हैं। इस बात पर शिजान और मार्कस दोनों हंस जाते हैं। डेफिनेटली उन दोनों ने सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा था, उन्होंने काफ़ी इंतज़ाम कर रखे थे, क्योंकि जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, जैसे कड़वे तीखे सवालों की बारिश से शुरू हो गई थी। एक से एक एलिगेशन, एक से एक कड़वे सवाल, एक से एक गंदी बातें विज़ान के लिए कही जाने लगी। एंड कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था, इन सब लोगों से यही एक्सपेक्टेड था। पर ईबो को ऐसा कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, ना ही वो बर्दाश्त करना चाहता था। वो क्यों बर्दाश्त करे? वो सब लोग बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं। इसीलिए अगले ही सेकंड ईबो ने अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करना शुरू किया। एंड चूँकि वो एक ट्रू ब्लड अल्फा था, तो उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा डार्क थे, डोमिनेटिंग थे, जो उन सब लोगों के मुंह को बंद कराने के लिए काफ़ी थे। एंड ऊपर से ईबो का मैजिक तो था ही। एंड शिजान ने भी कंप्लीटली माइक को होल्ड कर लिया था। शिजान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप सभी लोगों के हाथों में एक बुक है, एंड इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग ये किताब नहीं पढ़ लेते, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। एंड प्लीज़ डेकोरम को मेंटेन रखिए। एंड ये मत भूलिए, जो शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक ओमेगा स्कूल का प्रिंसिपल है, एंड एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पर है। अगर आप सब लोगों ने ज़्यादा वल्गर चीज़ों का इस्तेमाल किया, शब्दों का इस्तेमाल किया, और आप लोग ऑफेंसिव हुए, तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एस्टन की ये बात तो इसे आँख में घी डालने वाली थी, क्योंकि अब सामने सिर्फ रॉयल प्रिंस ही इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे, किंग भी, आने वाले किंग भी ये सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें सब लोगों के लिए बहुत शॉकिंग थी। पर शिजान, ईबो, विज़ान और मार्कस को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो सब लोग ही इन सारे रूल्स, इन सारे रेगुलेशन, इन सारी सोच से पीड़ित हैं। सभी की ज़िंदगी में इन सब चीज़ों ने, इन सारी बातों ने कितना असर किया है, ये वो सब लोग जानते हैं। जिस तरीके से विज़ान की एक हालत है, कहीं ना कहीं सोसाइटी की सोच के कारण ही तो है। जिस तरीके से इस वक्त मार्कस बंधा हुआ है, या जो जोआना के साथ जो कुछ भी हुआ, वो भी तो इस सोसाइटी के कारण ही हुआ था। शिजान तो खुद जीता जाता एग्जाम्पल है इस पूरी सोसाइटी का। वो एक आईना है। ये सब कुछ होते के बावजूद भी उसके हाथ किस तरीके से बंधे रहते हैं। वो अपनी खुशी तक नहीं ढूंढ सकता, अपनी इच्छाओं तक को नहीं बता सकता। एंड शायद बचपन में भी उसे विज़ान या ईबो जैसा कोई मास्टर मिला होता, पर खैर उन्हें ना मिला, सही तो क्या हुआ, इन बच्चों को मिलना चाहिए। एंड भविष्य को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बच्चों की सोच को बदलना, और शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, यहीं से शुरुआत होगी। इसीलिए वो लोग शुरुआत कर चुके थे। एंड उसके बाद बाकी सारे स्टाफ या फिर बहुत सारे जो लोग थे जिन्हें भीड़ को काबू करने के लिए रखा गया था, वो लोग सब काबू करने लगे। एंड वहाँ से विज़ान एंड ईबो को बाहर निकाला गया। शिजान एंड मार्कस भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, एंड विज़ान सिर्फ एक ठंडे फेस के साथ आगे बढ़ रहा था। ईबो ने बहुत बार विज़ान को अप्रोच करने की कोशिश तो की, पर विज़ान जिसे कंप्लीटली ईबो इग्नोर करने लगा। एंड ये चीज़ ईबो का दिल तो थोड़ा खट्टा कर रही थी, पर ईबो को कोई रोक नहीं सकता था। वो विज़ान के पीछे भागता है तो बस भागता है ना। और अब तो वो और ज़्यादा भागना शुरू कर चुका था, जिस तरीके से विज़ान भाग रहा था, क्योंकि विज़ान यही सिर्फ रुका नहीं था, ये सिर्फ एक असेंबली तो शुरुआत थी। एंड इसके अलावा तो जंग अभी शुरू हुई थी। विज़ान ने बहुत सारे पैम्पलेट्स बनाकर रख लिए थे, एंड पैम्पलेट्स के अंदर वही सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए थे। एंड अब उनका काम था इन सारे पैम्पलेट्स को इस पूरे टाउन के अंदर, एक एक घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, खासकर एक ओमेगा हाउस होल्ड तक इन्हें पहुंचाना, क्योंकि ये सारे रूल्स रेगुलेशंस कुछ ज़रूरी बातें हैं जो सारे ओमेगास को पता होनी चाहिए। अपने रूल्स एंड राइट्स के बारे में उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अपना ख्याल किस तरीके से रखा जाए, ये सब कुछ उनके पास होना चाहिए। इसीलिए विज़ान ने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से एक सिंपल हैंड राइटिंग में इन सिंपल वर्ड्स के अंदर इन सब चीज़ों को लिखा था। एंड बहुत सारी कॉपीज़ इनकी तैयार करवाई थी। इन सब चीज़ों में एक हफ्ते का वक्त तो लगा, लेकिन विज़ान ने अब इन सबको बांटना शुरू कर दिया था। वो खुद से जाकर वो सबके घरों में ये बांट रहा था। ये बात अलग है कि इन सब चीज़ों से शॉलन बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वो विज़ान को बहुत रोकना चाहती थी, एंड वो रोक भी रही थी, पर मार्कस के आगे ज़्यादा उसकी चल नहीं पा रही थी।
मार्कस ने इस वक्त शाओलिन को कंट्रोल कर रखा था। एंड वहीं दूसरी तरफ जो कंप्लीटली इस वक्त लियन के साथ बिजी था, लेकिन वो बीच बीच में विजान को टॉन्ट करना नहीं छोड़ रहा था। लेकिन विजान को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वो बस इस जंग पर निकल चुका था एंड वो लिटरली सबके साथ बस यही कर रहा था, हर घर जाकर वो ये काम कर रहा था। एंड उसके पीछे पीछे कौन था? डेफिनेटली ईबो। वो पीछे नहीं हटने वाला था। एंड वो ये सिर्फ विजान के साथ कहकर चिपका हुआ था कि वो भी तो एक अल्फा स्कूल का प्रिंसिपल है, जिस तरीके से विजान की जिम्मेदारी है उसकी भी तो जिम्मेदारी है। एंड उसे प्रोटेक्ट करना उसके अल्फा का ही काम है। हाँ, अल्फा, वो उसका अल्फा है। ये बात वो विजान को बार बार याद दिलाता था और विजान का से खून खोलता था। लेकिन उससे उलट विजान की आंखों में एक अलग ही इमोशंस नजर आते थे जब वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटली इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था। क्योंकि आज से पहले विजान ने कभी भी किसी अल्फा को इस तरीके से नहीं देखा। ये एक अलग ही अल्फा है, बहुत अलग। ईबो की सारी बुराइयों को अगर साइड रख दिया जाए तो डेफिनेटली विजान बहुत इम्प्रेस्ड था ईबो से, क्योंकि उसके जैसा इंसान उसने आज से पहले कभी देखा ही नहीं। एक अल्फा जो इतना ज़्यादा डिवोटी हो, एक अल्फा जिसे कोई शर्म ना आती हो एक ओमेगा के कदमों तक में झुकने से, एक अल्फा जो हमेशा अपने आप को एरोगेंट, एक टॉप नॉच इंसान समझते हैं, एक हायरार्की में सबसे टॉप पर अपने आप को बिठाते हैं। पर ईबो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसे कंधे से कंधा मिलाने में, यहाँ तक कि ओमेगा के सामने झुकने तक से कोई गुरेज नहीं है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं विजान को बहुत फैसिनेट कर रही थी और एक अलग तरीके से ईबो को देखने का नज़रिया भी दे रही थी। एंड सर कुछ दिनों के अंदर कहीं ना कहीं विजान एंड ईबो के टर्म्स इतने ज़्यादा बुरे नहीं थे। अब धीरे धीरे कर चीज़ें उतनी ज़्यादा पटरी पर आ रही थी। हाँ, वो बात अलग है कि विजान हमेशा एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करता था एंड प्रोफेशनल लाइफ के अलावा वो किसी भी चीज़ों से बातें नहीं करता था। पर वो तो इसी में खुश था कि एटलीस्ट विजान उसे प्रोफेशनली तो अपने साथ इंक्लूड कर रहा है, वो लोग इन सब चीज़ों पर बातें कर रहे हैं, वो इस मिशन पर हैं। एंड वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को कर विजान के करीब रह सकता था। एंड वही दूसरी तरफ लियन भी बीच बीच में ईबो के साथ शामिल होने की कोशिश करती थी, पर ईबो का ध्यान कभी लियन पर था ही नहीं। और लियन भी इन सब भीड़ भड़ाके से, धूप से, धूल मिट्टी के अंदर जाकर एंड ऐसे लोगों से मिलकर हाँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। इसीलिए एक तो बाहर जाने के बाद लियन ने पीछे अपने हाथ खींच लिए थे एंड वो सिर्फ इन दोनों को यही सब चीज़ करते हुए देखना चाह रही थी, क्योंकि उसे तो बस इसी बात की खुशी थी ना कि उसकी इंगेजमेंट होने वाली है। एंड वो तो आखिरी में उसका होगा ही ना, फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। लेकिन विजान उन सब चीज़ों बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस ईबो के साथ एक अलग ही दुनिया पर, एक अलग ही दौड़ पर निकल चुका था। बिल्कुल वैसे इसकी ईबो निकल चुका था विजान के साथ। एंड हाँ, डेफिनेटली अपोज होता था बहुत सारी जगहों पर, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती थी, लोग हमला करने शुरू कर देते थे। लेकिन कहीं हद तक ईबो जिस तरीके से विजान के साथ रहता था, तो रॉयल प्रिंस के होने के नाते लोग ज़्यादा वॉयलेंट नहीं होते थे एंड चुपचाप चीज़ों को सुनते थे। एंड ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके लिए विजान बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी था ईबो का, लेकिन ये बात वो कभी ईबो से कहेगा नहीं। खैर, उन लोगों की तो ये जर्नी शुरू हो चुकी थी और देखते हैं ये आगे से कहाँ तक पहुँचती, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं हुआलिन के कालों में भी पहुँच गई थी। एंड हुलियन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो अभी चुप थी और वो बस सब कुछ देख रही थी अपनी उन तीखी निगाहों से, बिल्कुल वैसे जैसे कि हेनरी ये सब कुछ देख रहा था। एंड बिल्कुल वैसे जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं। तो एक नई जर्नी शुरू हो चुकी है, जिसमें विजान ने ईबो को शामिल तो कर लिया है, कहा जाए ईबो खुद ही शामिल हो गया है, क्योंकि विजान की हर जर्नी में ईबो बस चाहता है कि वो उसके साथ रहे। तो देखते हैं ये जो नया सफ़र शुरू हुआ है, ये ईबो और विजान को कितना करीब लेकर आएगा एंड उनकी करीबी से कितने लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है एंड कितने लोगों की नज़रों में आने वाली है। ये कुछ लोगों की नज़रों में एक करीबी आना शुरू हो चुकी है एंड डेफिनेटली वो लोग इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले, फिर वो चाहे हुलियन हो, लियन हो या फिर हेनरी हो। एंड देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। हाँ, क्योंकि विजान और ईबो तो अब शायद पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि वो एक नई राह पर निकल चुके हैं। तो देखते हैं उनकी ये राह किस तरीके से आगे बढ़ती है एंड ये स्टोरी भी किस तरीके से आगे बढ़ती है। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को आज का ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, या अभी तक स्टोरी का पेस बोरिंग लग रहा हो, या ऐसा लग रहा हो कि हम बार बार राउंड एक ही जगह घूम रहे हैं एंड चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, तो इसके लिए आई एम सॉरी। अब स्टोरी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेगी, जैसे कि आज के चैप्टर में मैंने काफ़ी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आगे के चैप्टर्स भी ऐसे ही रहेंगे, तो आगे के चैप्टर्स प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब एक टर्न आने वाला है, लिटरली एक टर्न आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डेफिनेटली आप ये भी बता सकते हैं कि आपका आज का फेवरेट पार्ट कौन सा था पूरे चैप्टर में से। क्या वो विजान एंड ईबो का स्टार्टिंग वाला पार्ट था, या फिर ईबो की जो ओथ थी जो उसने विजान से कही थी। आपको क्या लगता है, क्या सच में विजान कभी ईबो पर इस तरीके से वापस आ पाएगा जिस तरीके की ईबो की इच्छाएं हैं कि पूरी दुनिया को छोड़कर विजान उसके पास आएगा एक दिन? क्या कभी ऐसा होगा? एंड वही दूसरी तरफ, या फिर आपको वो वाला पार्ट अच्छा लगा जब विजान ने सब कुछ करना शुरू किया, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में ली एंड उसने सब कुछ इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया, या फिर जिस तरीके से मार्कस एंड शिचेन ने
विजान एंड ईबो के बाद ये सारी जिम्मेदारियाँ संभाली, उन्हें संभालने की, उन्हें प्रोटेक्ट करने की। तो व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट इन टुडेज चैप्टर? डेफिनेटली मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स अबाउट दैट। एंड मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट पार्ट में, और आज के पार्ट को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड आजकल ये चीज़ मुझे समझ आ रही है। ओके, तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। एंड प्लीज़ आगे के पार्ट्स को मिस मत कीजिएगा। ओके।